हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बेटा, कैसी चल रही है आपकी तैयारी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, यदि आप वो क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप वो क्लास ज़रूर देख लें। तो बेटा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास को एक लाइक ज़रूर किया करिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर ज़रूर किया करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब मेरी अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बेटा, बिना देर किए हुए हम अपने आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? प्रश्न कह रहा है कि एक गांव में स्त्री और पुरुषों का अनुपात 5:3 है। यदि स्त्रियों की संख्या पुरुष की संख्या से 40 अधिक है तो स्त्री और पुरुष की कुल संख्या पूछा है हमसे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये अनुपात जो दिखाता है बेटा, ये अनुपात हमें यूनिट बताता है। अनुपात हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, अनुपात हमें यूनिट बताता है। कहने का मतलब कि अगर हम कह दें कि अगर हम स्त्रियों की संख्या देख लें, यानी ये जो स्त्रियों की संख्या है, अगर इस अनुपात से देखें तो अगर हम लोग अनुपात की संख्या में यक्स लगा दें तो ये हमारी संख्या हो जाती है। जैसे अनुपात जो दिया रहता है वह एक यूनिट बताता है। तो जब हम लोग संख्या मानते हैं तो संख्या हम कैसे मानते हैं? संख्या के साथ यक्स चिपका कर मानते हैं। तो स्त्रियों की संख्या कितनी हो गई? 5 यक्स। ठीक वैसे ही पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 3 यक्स। यानी ये स्त्री 5 दिखा रहा है तो पुरुष 3 यूनिट दिखा रहा है। यानी ये 5 3 8 अनुपाती योग इसका 8 हो जाएगा। तो 8 में 5 यूनिट स्त्रियां हैं और 3 यूनिट पुरुष हैं। तो बस अब हम लोग क्या कर लिए हैं, स्त्री 5 यक्स मान लिए, पुरुष 3 यक्स मान लिए। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि स्त्रियों की संख्या, तो स्त्रियों की संख्या कितनी है? 5 यक्स। यह कितनी है? यह बराबर कितनी है? पुरुषों की संख्या से 40 अधिक, यानी पुरुष की संख्या कितनी है? 3 यक्स है, इससे 40 अधिक। 40 अधिक का मतलब क्या होता है कि 40 हम लोग प्लस कर देंगे। अगर 40 कम कहता हमसे तो हम 40 माइनस करते, लेकिन हमसे 40 अधिक कह रहा है इसलिए हम 40 प्लस कर देंगे। बस अब कुछ करना है नहीं। यहाँ से ये 5 यक्स हो गया और इस 3 यक्स का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये -3 यक्स हो जाएगा, बराबर 40 हो जाएगा। अब 5 यक्स में से 3 यक्स निकालेंगे तो बचेगा कितना? 2 यक्स। तो 2 यक्स बराबर 40 हो गया। तो यक्स बराबर कितना आएगा? 40/2। इस 2 का पक्षांतर कर दिए, 2 यक्स के साथ गुणे में था, इसका पक्षांतर भाग हो गया। यानी ये कितना आ गया? यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। हमसे स्त्री और पुरुष की कुल संख्या पूछा है। तो सबसे पहले हम स्त्री की संख्या देख लेते हैं। स्त्री की संख्या 5 यक्स है। यक्स की वैल्यू अगर हम लोग 20 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10, यानी स्त्रियों की संख्या आ गई 100। प्लस कितना करेंगे? पुरुष की संख्या। अगर स्त्री और पुरुष की संख्या यानी ये 5 यक्स प्लस 3 यक्स करेंगे, या डायरेक्ट कर लेते हैं, तो ये 5 यक्स प्लस 3 यक्स करेंगे कितना आएगा? 8 यक्स आएगा। तो यही तो हमारी स्त्री और पुरुष की कुल संख्या है। स्त्री की संख्या 5 यक्स है और पुरुष की संख्या 3 यक्स है। तो 5 यक्स और 3 यक्स जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 यक्स। यह 8 यक्स स्त्री और पुरुष दोनों की संख्या है। तो अब हम इसे संख्या में कैसे निकालेंगे? यक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 20, तो हम सीधा सीधा 8 में 20 का गुणा कर देंगे। तो 8 दूना के 16, कितना आ गया? 160। यानी स्त्री और पुरुष की कुल संख्या कितनी है बेटा? 160। 160 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। 2 क्या कह रहा है? 2 कह रहा है बेटा कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में से 9 घटाया जाए तो नई संख्या का अनुपात 12:23 हो जाता है। तो हमसे छोटी संख्या पूछा है। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अनुपात जो है वह हमें यूनिट बताता है, वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। हमें अगर संख्या में मानना है अनुपात को तो हम क्या करेंगे? हम यक्स के साथ मानते हैं। जैसे हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया कि वह दोनों संख्याएं कौन सी हैं? एक 3 यक्स है और दूसरी 5 यक्स है।
प्रश्न में हमें दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। तो पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 5x है, यह हमने मान रखा है। अब क्या करेंगे, आगे कह रहा है प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है। अब बेटा एक चीज़ आप लोग और ध्यान दीजिएगा, क्या कि अनुपात को हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। जैसे ये 3:5 है तो इसको हम लोग 3/5 लिख सकते हैं। अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं। तो बस अब कुछ करना है नहीं, इस 3x और ये 5x है, इसको हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। यानी ये जो संख्या 3x और 5x मानी है, अनुपात को हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। तो 3x/5x हो गया। अब कह रहा है प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है, यानी 3x में से भी 9 घटाया गया और 5x में से भी 9 को घटाया गया। अब घटाने के बाद क्या हुआ, तब जब नई संख्या बनी तब उसका अनुपात बना 12:23। मैंने आपको बताया कि अनुपात को हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। तो ये 12/23 हो गया। यानी 3x/5x में से जब प्रत्येक में से हम लोग 9 घटा दिए, उसके बाद जो हमारी नई संख्या का अनुपात बना वह किसके बराबर बना, 12/23 के बराबर बना। अब क्या करेंगे, अब तिर्यक गुणा कर देंगे। तो चलिए तिर्यक गुणा करते हैं। तो 23 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 तिया के 9 और ये 3 दूना के 6, यानी ये हो गया 69x माइनस ये हो गया 9 तिया के 27, 9 दूना 18 दो 20, ये हो गया बेटा 207 बराबर ये हो गया 12×5 60x, 12 का गुणा 5x माइनस 9 में करेंगे माइनस 12 9 के 108, ये इतना आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए ये हो गया 69x माइनस 60x, 60x का हम लोग पक्षांतर कर लिए तो ये आ गया माइनस 60x। अब ये है माइनस 108 और प्लस 207 का भी हम लोग पक्षांतर कर लेंगे संख्या की तरफ। अब 69x में से, यानी ये जो 69x है उसमें से 60x जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9x बराबर, और 207 में से जब हम लोग 108 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 99 आएगा। अब x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये हो गया 99/9, यानी x बराबर कितना आ गया 11। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 11। अब देखिए हमसे पूछा है छोटी संख्या, तो 3x और 5x में छोटा कौन सा है, 3x है। यानी x की वैल्यू अगर रखेंगे 3 गुणा x की वैल्यू 11 रखेंगे तो कितना आएगा 11 तिया के 33, और 5x में जब x की वैल्यू रखेंगे तो 11×5 55, यानी इनमें से छोटी संख्या हमारे पास कितनी है 33। हमसे छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या 33 हो जाएगी। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाती 55 हो जाती। तो हमसे छोटी पूछा है इसलिए ऑप्शन बी हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। तो उत्तीर्ण प्रतिशत हमें बताना है, यानी कितने बच्चे पास हुए हैं वो चीज़ें हमें बतानी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पास और फेल वाला परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे बेटा, जैसे देखिए 2 विषय है, एक है इंग्लिश और दूसरा है मैथ, यही तो है। एक अंग्रेजी विषय है और एक गणित विषय है। तो अंग्रेजी विषय में यहाँ हम लोग पास निकालेंगे और यहाँ फेल निकालेंगे। तो प्रश्न में दिया है कि 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास हुए हैं। तो अंग्रेजी में कितने पास हैं 75% और गणित में कितने पास हैं 60%। तो अब देखिए हमारा जो मान होता है, यानी हमारी जो वैल्यू होती है वो 100% में होती है। अरे कोई भी चीज़ आप लोग मानते हैं तो उस 100% ही तो मानते हैं। तो 100% में यानी 100% में
जब 75% बच्चे अंग्रेजी में पास हो गए तो फेल कितने बचे? 25% फेल बचे। 100 में से जब 75% पास हो गए तो फेल कितने बचे? 25%। वैसे ही मैथ में जब 60% बच्चे पास हो गए तो फेल कितने बचे? 40%। यानी इंग्लिश में 25% बच्चे फेल हुए हैं और मैथ में 40% बच्चे फेल हुए हैं। और हमें प्रश्न में आगे क्या दिया है कि दोनों विषयों में, यानी दोनों में मतलब इंग्लिश और मैथ दोनों में कितने परसेंट फेल हैं? 20% विद्यार्थी फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हमें पास वाले का परसेंटेज निकालना है। तो ये जो दोनों फेल हुए हैं, इंग्लिश और मैथ में 20% फेल हुए हैं, यानी कि पास कितने हुए होंगे तब? पास 80% हुए होंगे। 80 कैसे होंगे बेटा? देखिए 100% में 20% तो फेल हो गए, तो 100 में जब 20 फेल हुए तो यानी कहने का मतलब 80% पास हुए हैं। तो हमसे पास का परसेंटेज पूछा है। तो पास का परसेंटेज जब निकालते हैं बेटा, यानी जब कुल पास परसेंट निकालेंगे तब क्या करते हैं हम लोग, जो विषय दिया होता है उसमें जो पास वाला परसेंटेज है उसको जोड़ देते हैं। जैसे ये देखिए 75% प्लस 60%, इसको जोड़ देंगे। अगर हम लोग पास परसेंट निकाल रहे हैं कि कुल कितने पास हुए हैं, कितने परसेंट, तो पास में दोनों विषयों के पास परसेंट को जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे जो दोनों में मिलाकर पास हुए हैं। यानी दोनों में अलग अलग जो पास हैं उसको जोड़ देंगे और दोनों में मिलाकर जो पास हुए हैं उसको घटा देंगे। तब अब देखिए ये 60 और 75 जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 और 7 6 6 12 1 13, ये 135 हो गया। 75 प्लस 60 135 हो गया, माइनस 80 कर देंगे तो अब बराबर कितना आ गया? यहाँ से 5 और 8 5 13, 55%। यानी पास परसेंट कितने हैं? 55%। हमसे उत्तीर्ण प्रतिशत ही पूछा है तो पास परसेंट कितने आ गए? 55%। 55 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछ लेता कि कुल कितने परसेंट फेल हुए हैं, तो फेल में क्या करेंगे बेटा? अगर हमसे कुल फेल पूछ लेता तो दोनों विषय में जो फेल है हम उसको जोड़ लेंगे। जैसे यदि आपसे ये फेल परसेंट पूछ ले तो फेल में क्या करेंगे? ये 25 प्लस ये 40 जोड़ देंगे और माइनस क्या करेंगे? जो दोनों में फेल है, ये 20 दोनों में फेल है तो दोनों में जोड़ देंगे तो कितना आएगा? ये 65 आ जाएगा और माइनस 20, यानी 45% देखिए दोनों में फेल है। जब 55 पास हैं तो 45 फेल ही आएंगे। अगर पास परसेंट पूछे तो पास में दोनों पास को प्लस करेंगे और जो दो मतलब अलग अलग विषय में जो पास हैं उसको प्लस करेंगे और जो दोनों में मिलाकर पास हुए हैं उसको माइनस कर देंगे। सेम ऐसे ही यदि फेल का परसेंटेज निकाल रहे हैं तो दोनों विषयों में जो अलग अलग परसेंट से फेल हुए हैं उसको हम लोग जोड़ देंगे और जो दोनों में कॉमन फेल हुए हैं, यानी जो जैसे 20% देखिए इसमें इंग्लिश वाले भी हैं और मैथ वाले भी हैं, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। 4 क्या कह रहा है? अब 4 देखिए, 4 कह रहा है कि यदि a² + b² बराबर 5ab तो a² बटे b² प्लस b² बटे a² का मान क्या है? अब इसमें क्या करेंगे बेटा? अब ये देखिए ये जो a² प्लस b² बराबर 5ab है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? a² प्लस b² बटा ab बराबर 5। ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी जो है 5 के साथ जो ए बी है उसका हमने पक्षांतर कर दिया। तो अब क्या करेंगे? अब ये a² के साथ भी ए बी आएगा, यानी ये a² बटा ए बी प्लस b² बटा ए बी, ये हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए अब ये a² बटा ए बी प्लस b² बटा ए बी है। अभी इसका हम लोग अगर ये एलसीएम लेकर हल करें तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर हर समान है तो हर को एक बार लिखेंगे, ये देखिए एक बार, और अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो बस यहाँ से एक ए से एक ए कटा, यहाँ एक बी से एक बी कटा, तो बचा कितना? यहाँ से बचा बेटा a बटा के
यहाँ से बचा a बटा के b और प्लस b बटा के a बराबर कितना आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने से क्या फ़ायदा होगा, ये a बटा b प्लस b बटा a का होल वर्ग हो जाएगा, होल स्क्वायर, और बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग मान लेते हैं। a बटा b को a मान लेंगे और b बटा a को b मान लेंगे। तो बस अब कुछ करना है नहीं, a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर बटा के a स्क्वायर प्लस 2ab। 2a का मतलब हो गया a बटा b गुणा b का मतलब हो गया b बटा a बराबर 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। ये देखिए a स्क्वायर का मतलब ये a बटा b का स्क्वायर प्लस b बटा a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b बराबर 5 पचे 25। यहाँ a से a कट गया, b से b कट गया। अब क्या आया देखिए, अब यहाँ से आया बेटा a स्क्वायर, एक सेकेंड, ये हो गया a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर बराबर कितना आया, ये 25 है। ये देखिए 25 है, यहाँ प्लस 2 बचा है। जब प्लस 2 का हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो 25 में से जब हम लोग 2 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना बेटा, 23 बचेगा। 25 में से जब आप लोग 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। यानी a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 23। और हमसे यही प्रश्न में पूछा है कि a स्क्वायर बटा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटा a स्क्वायर, तो हमारा आंसर 23 आया है। 23 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। 5 वाला देखिए, 5 वाला बहुत ही आसान है। आप लोग ये सवाल अपने मन से लगाइए और हम इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न कह रहा है बेटा 5वां कि एक आदमी 24 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब दिशा का ज्ञान तो आप लोग को होगा ही। जैसे ये हो गया, इधर बेटा होता है ईस्ट यानी इधर पूरब, ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। यहाँ देखिए, ये अगर नक्शे में आप लोग देखेंगे मैप में तो ये होता है पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब हमने मान लिया कि यहाँ एक आदमी खड़ा है इस पॉइंट पे, वह 24 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो यहाँ से वह 24 मीटर पश्चिम की ओर चल दिया, ये 24 मीटर पश्चिम चला। अब यहाँ जब पहुँचा वो आदमी तो 10 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। तो उत्तर कहाँ है, उत्तर देखिए ऊपर है। तो यहाँ से ये 10 मीटर उत्तर चल दिया। अब पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी। अगर हम इस पॉइंट को A मान लें, ये पॉइंट B मान लें, ये पॉइंट C मान लें, तो वो हमसे A और C की दूरी पूछ रहा है। यही तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी। A पॉइंट से उसने प्रारंभ किया था चलना और C तक पहुंचा है, तो प्रारंभ से अंतिम दूरी यही तो उसकी होगी, A और C की दूरी। तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, अब ये देखिए बेटा, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो बस कुछ करना है नहीं, सीधा पाइथागोरस लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण मतलब ये हो गया AC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग मतलब ये AB का वर्ग। तो AB का वर्ग हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 24 का वर्ग प्लस ये हो गया BC का वर्ग। BC कितना दिया है, 10। तो हम बस क्या कर लेंगे, 10 का वर्ग कर लेंगे। अब AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये 24 का वर्ग का मतलब होता है 24 गुणा के 24। 24 गुणा के 24 जब आप लोग करेंगे तो ये आएगा 576। आप लोग 24 गुणा 24 करके देखिएगा, 576 आएगा। और 10 का वर्ग कितना होता है बेटा, 10 दहा में 100, यानी 10 गुणा के 10। अब AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ये 576 में जब आप लोग 100 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 676। और 676 बेटा ये 26 का वर्ग है। 676 26 का वर्ग है, यानी जब आप लोग 26 गुणा 26 करेंगे तो 676 आ जाएगा। बस वर्ग से वर्ग हट गया, यानी AC बराबर कितना बचा, 26 मीटर।
हमारी ये AC की वैल्यू कितनी आ गई 26 मीटर। तो 26 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। प्रारंभिक बिंदु से यहाँ जहाँ तक पहुँचा है यही दूरी हमसे पूछा था, तो वो कितना आ गया 26 मीटर, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब 4387 के पावर 245 दिया हुआ है और गुणा 621 के पावर 72 दिया हुआ है। अब इतना गुणा तो हम लोग करेंगे नहीं, हमसे इकाई का अंक पूछा है, तो इतना सब तामझाम करने की ज़रूरत है नहीं, हम सिर्फ डायरेक्ट इकाई का अंक ले रहे हैं। तो 7 इकाई का अंक 4387 में इकाई का अंक कितना है, 7 है। अब 7 के पावर 245 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 का गुणा भी अगर हमें 245 बार करना हुआ तो भी बहुत दिक्कत वाली बात है। अब 245 नहीं लिखेंगे इसके घात में, तो क्या लिखेंगे, 245 में हम लोग 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है बेटा कि जब किसी संख्या का, यानी उस संख्या का जब हम लोग उसी संख्या में, जिस किसी भी संख्या का यदि उसी संख्या में गुणा करते हैं तो हर 4 अंक के बाद इकाई का अंक वही रिपीट होता है। तो हम लोग इतना भाग करने से अच्छा है गुणा करने से कि हम लोग डायरेक्ट 4 से भाग कर दें। तो 245 में जब आप लोग 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, और जो शेषफल बचता है वही हम इसके घात को लगा देते हैं। बीच में गुणा है, गुणा लगा देंगे। अब 621 में इकाई का अंक कितना है, 1 है। अब 1 की पावर या तो 72 लिख दीजिए या कुछ भी लिख दीजिए, 1 का गुणा चाहे जितनी बार करें 1 ही आएगा। तो बस ये हो गया 7 गुणा 1 बराबर 7, यानी इकाई का अंक कितना आ गया 7। 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 37 है। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, हमने मान लिया कि वह दो संख्याएं ए और बी हैं। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि वह दो संख्याएं ए और बी हैं। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी ए और बी का योग, ए प्लस बी बराबर कितना है 37 है। यह प्रश्न में दिया हुआ है। और उनके वर्गों का अंतर, उनके वर्गों का अंतर मतलब कि वो जो दोनों संख्याएं हैं ए और बी, उनके वर्गों, वर्ग का मतलब स्क्वायर, अंतर का मतलब होता है माइनस करना, उनके वर्गों का अंतर कितना है 185 है। ये भी हमें प्रश्न में दिया हुआ थी, तो इसको भी हम लोग नोट कर लिए हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 185। अब क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर का मतलब कि अब हमसे ए माइनस बी पूछ रहा है। ये तो कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, यानी ए और बी के बीच का अंतर, ए माइनस बी हमसे पूछा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को बेटा एक सूत्र पता होगा। सूत्र क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो बस अब इसी सूत्र पे हम लोग ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 185। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम लोग 185 लिख देंगे। ए प्लस बी बराबर 37 है तो 37 लिख देंगे, और गुणा ए माइनस बी है तो ए माइनस बी ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि ए माइनस बी हमें निकालना है। तो अब ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, ये हो गया 185 बटा 37। बटा 37 कैसे आया बेटा, 37 ये देखिए ए माइनस बी के साथ 37 गुणे में है, इसका पक्षांतर जब हम लोग करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो ए माइनस बी बराबर कितना आ गया, ये 37 पंचे 185 होता है। 37 पंचे 185, यानी ए माइनस बी का मान कितना आ गया 5, और हमसे ए माइनस बी ही पूछा है कि उन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। तो 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो चलिए 8वें प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न आप लोग करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न मैंने आप लोगों को कई सारे करवा दिए हैं। अब ये प्रश्न आप लोग खुद अपने आप से करिएगा, लेकिन ईमानदारी से करिएगा बेटा। पहले आप लोग खुद करिएगा, उसके बाद मतलब मुझसे मिलाइएगा मेरे प्रश्न से कि आप लोग सही कर पाए हैं या कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दिए। तो इस प्रकार के प्रश्न जब आए बेटा, जब कई सारी करणियाँ लगी हों, तो हम लोग ये ऐसे प्रश्नों के पूंछ पकड़ कर चलते हैं। पूंछ पकड़ने का मतलब कि यहाँ पीछे से हल करते हैं। तो अब पीछे से कैसे हल करेंगे? ये देखिए 5, ये हो गया बेटा 5 प्लस ये √11, बाकी संख्याएं हम लोग वैसे ही लिखते चले जाएंगे, प्लस रूट में 19 और प्लस रूट में 29, ये है ही। अब प्लस ये √49 जो है ये 7 का वर्ग है, तो हम लोग 7 लिख देंगे। इसको रूट से बाहर निकालेंगे, क्योंकि हम लोग पीछे से हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले 49 को हल करेंगे। तो 49 जो है 7 का वर्ग है, यानी 7 लिख देंगे। अब वापस से ये आप लोग चाहें तो ऐसे खींच दें, नहीं खींचे तो भी काम चल जाएगा। अब ये 5 हो गया बेटा रूट में, प्लस 11 हो गया रूट में, ये 11 हो गया, प्लस रूट में 19 हो गया। अब प्लस क्या करेंगे? यहाँ देखिए 29 प्लस 7 है, 29 प्लस 7 जब आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। 29 प्लस 7 आप लोग करेंगे तो 36 आएगा। और 36 का वर्ग, 36 किस संख्या का वर्ग है? 6 का वर्ग है। यानी 36 के जब हम लोग 36 को रूट से बाहर निकालेंगे तो वो 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से वापस से रूट में 5 लिखेंगे, प्लस 11 और प्लस, अब यहाँ देखिए 19 और 6, 19 और 6 जब आप लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? 25 आएगा। 19 और 6 प्लस करेंगे तो 25 आएगा। 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो 25 के स्थान पर कितना आ जाएगा? 5। 25 को जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ देखिए ये रूट में 5 हो गया, प्लस अब ये देखिए 11 प्लस 5, ये 11 प्लस 5 कितना आएगा? 16 आएगा। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। यानी 16 को जब हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 आएगा। अब ये 5 4 9 हो गया, यानी रूट में 9 हो गया। और 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। यानी इन सब को हल करने के बाद आखिरी में हमारे पास कितना आया बेटा? 3 आया। यानी हमारा आंसर कितना हो गया? 3। 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है कि सरल कीजिए। सरल क्या करना है? 896 प्लस 489 का होल स्क्वायर माइनस 896 माइनस 489 का होल स्क्वायर बटा 896 गुणा 489। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा? अब हम लोग इसमें अपनी सुविधा के लिए ये 896 के स्थान पर हम लोग ए मान लेंगे और 489 के स्थान पर हम लोग बी मान लेंगे। ए और बी मानकर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे? 896 के स्थान पर हम लोग ए माने हैं तो हो जाएगा ए प्लस 489 के स्थान पर बी, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, माइनस है माइनस लगा देंगे, ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए इंटू बी। इतनी बात आप समझ पाए हैं? ये देखिए 896 के स्थान पर हम लोग ए माने हैं तो ये हो गया ए प्लस 489 के स्थान पर बी माने हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए इंटू बी हो गया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का हम लोग विस्तार कर देंगे। तो विस्तार कैसे करेंगे? ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस है माइनस लगा देंगे। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यह a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, बटा ए बी है तो बटा ए बी हम लोग लिख देंगे। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2AB। इतना तो हम लोग ऐसे ही लिख दिए। आगे माइनस है तो माइनस लगा के, अब मैंने आपको बताया था कि यदि ब्रैकेट के बाहर बेटा माइनस चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं। जैसे ये a हो जाएगा -a² प्लस b² हो जाएगा -b², और ये -2ab हो जाएगा +2ab। बटा ए बी है तो बटा ए बी लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए a² b² प्लस में है, a² b² माइनस में है तो कट जाएगा। बचेगा कितना, यहाँ से 2ab ये रहा, 2ab ये रहा, यानी 2ab और 2ab मिलकर कितने हो जाएंगे 4ab। बटा ए बी है तो बटा ए बी लिख देंगे। अब यहाँ से ए बी से ए बी कट गया, बचा कितना बेटा 4, यानी सब कट पिट कर हमारे पास बच गया 4। ए और बी बचा ही नहीं, यानी हमें वैल्यू रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया कितना 4। तो 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। 10 क्या कह रहा है, 10 कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया बेटा एक त्रिभुज ए बी सी। ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमने मान लिया ए, ये हमने मान लिया बी, ये हमने मान लिया सी। कह रहा है कि बी सी को डी तक बढ़ाया, यानी ये जो बी सी रेखा है इसको चलिए हम लोग मान लेते हैं कि हम ये डी पॉइंट तक बढ़ा रहे हैं। कह रहा है कि ए सी डी, यदि ए सी डी 112 अंश हो, ए सी डी का मतलब यानी ये वाला कोण हमारा कितना है 112 अंश है। कोण बी बराबर 3/4 कोण ए है, तो कोण बी का मान बताना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला देखिए, ये जो कोण b बराबर 3/4 कोण a है, यहाँ से अगर हम लोग कोण a की वैल्यू निकाल लें तो कोण a बराबर कितना आ जाएगा 4/3 कोण b। कैसे होगा देखिए, ये 4 का गुणा तिर्यक कर लेते हैं, ये हो जाएगा बेटा 4 कोण b बराबर 3 कोण ए, यही तो होगा। सीधा सीधा देखिए, इस 4 का गुणा b के साथ कर दिए तिर्यक गुणा, तो 4 कोण b बराबर कितना हो गया 3 कोण ए। अब कोण a बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 है ही और ये 3 का पक्षांतर कर लेंगे तो 3 कोण a के साथ गुणे में है, इसका पक्षांतर भाग हो जाएगा, तो 4/3 कोण b हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, अब देखिए, अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, क्या पता है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 120 अंश। और यहाँ से देखिए कोण A, यहाँ से कोण C की वैल्यू देखिए, ये BD एक सीधी रेखा है, ये BD एक सीधी रेखा है। आप लोगों को पता होगा कि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। यदि एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो ये पूरा कोण कितना बनेगा बेटा 180 अंश का बनेगा। अब 180 अंश में ये ACD जो है 112 अंश है, तो हम लोग AB, ये देखिए कोण ACB निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये 180 में से 112 अगर माइनस कर दें, 180 में से 112, जैसे देखिए ACB यानी ये वाला कोण हम लोग कैसे निकालेंगे, ये पूरा कोण 180 अंश का है, तो 180 अंश में से जब 112 ये 112 वाला निकाल देंगे तो ये जो बचा कोण है यही हमारा ACB आ जाएगा। तो 180 में से जब हम लोग 112 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 68 अंश, यानी ACB ये C वाला कोण हमारा कितना आ गया 68 अंश। अब हम लोगों को पता है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश। अब कोण A की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे 4/3 कोण B प्लस कोण B, इसको ऐसे ही लिख लेंगे,
प्लस कोण सी के स्थान पर 68 अंश लिख लेंगे। यहाँ देखिए ये वाला कोण 68 अंश आया है ना, तो कोण सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 अंश बराबर 180 अंश। इतनी चीज़ें आप लोग समझ पाए हैं। ये बी डी एक सीधी रेखा है, बी डी वाली रेखा पर 180 अंश का कोण बनेगा। तो ए सी डी वाला कोण यदि हम लोग 180 में से निकाल दें तो ए सी बी हमें मिल जाएगा। तो हमने 68 अंश निकाल लिया सी वाला कोण। यहाँ से कोण ए निकाल लिए हैं 4/3 कोण बी। अब क्या करेंगे बेटा, अब सब मान रख दे रहे हैं। तो यहाँ से ये देखिए ये हो गया 4 कोण बी प्लस 3 कोण बी बटा के 3। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये देखिए ये 4/3 कोण बी है प्लस कोण बी है। इन दोनों में अगर हम लोग एलसीएम ले लें 3, तो 3 हर का भाग हर में, यानी 3 का भाग 3 में करेंगे एक बार जाएगा। तो 1 का गुणा जब 4 कोण बी में करेंगे तो ये 4 कोण बी आ गया, और प्लस ये इसके बटा 1 लिख सकते हैं इस बी के बटा। तो 1 का भाग 3 में करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा अंश में कोण बी के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 3 कोण बी बराबर 180। और इस 68 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 68 माइनस में चला जाएगा। तो 180 में से जब हम लोग 68 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 112 आएगा। 180 में से जब हम लोग 68 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 112 आएगा। अब देखिए ये 4 कोण बी है और ये 3 कोण बी है, यानी 4 और 3 कोण बी जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 कोण बी आएगा। ये हो गया 7 कोण बी बराबर ये 112 हो गया। और इस 3 का बेटा हम लोग 112 के साथ, ये 3 का 3 गुणा हो जाएगा 112 के साथ। तो 7 कोण बी बराबर कितना आ गया, 112 गुणा के 3। तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, कोण बी बराबर आ जाएगा 112 गुणा के 3 बटा 7। बटा 7 कैसे आया, इस 7 का हम लोग पक्षांतर कर दिए। तो कोण बी बराबर कितना आ गया, 112 गुणा 3 बटा के 7। अब यहाँ से देखिए ये 7 से 112 काटेंगे तो 7 × 9 7 और 4 7 6 के 42, 16 7 112 होता है। अब ये कोण बी बराबर कितना आ गया बेटा, ये हो गया 16 गुणा के 3, 16 3 के 48, यानी कोण बी का मान कितना आ गया, 48। और कोण बी ही हमसे पूछा है तो कोण बी की वैल्यू कितनी आ गई, 48 अंश। 48 अंश किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। अब 11 वाला देखिए, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न बेटा एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आसान बहुत होते हैं, इसलिए बच्चे थोड़ा हड़बड़ी की वजह से, जैसे अभी परीक्षा में ज़्यादा आसान प्रश्न आ जाए तो भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। खुशी खुशी में हम लोग आंसर गलत देकर चले आते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये देखिए, अब 144 देखिए ये 12 का वर्ग है। अब यहाँ से आप लोग डायरेक्ट ये नहीं करेंगे कि 144 के स्थान पर 12 रख के इस 12 से इस 12 को काट दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये सही गलत हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, प्रश्न में कह रहा है कि करड़ी में 1 + यक्स बटा के 144 बराबर 13/12 है, तो यक्स का मान बताना है। अब यहाँ से हम लोग पहले इस भिन्न को सॉल्व करते हैं। तो तिर्यक गुणा से हम लोग डायरेक्ट कर ले रहे हैं। तो 144 का गुणा 1 में करेंगे तो 144 हो जाएगा, और प्लस यक्स कर देंगे, बटा कितना आएगा बेटा, 144। ये करड़ी में है तो इसको करड़ी में लगा लेंगे, बराबर हो गया 13/12। ये बराबर 13/12। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस करड़ी को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्योंकि जब तक करड़ी हटाएंगे नहीं तब तक हमें यक्स की वैल्यू मिलेगी नहीं। तो यक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें करड़ी हटाना ही पड़ेगा। तो करड़ी हटाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग से करड़ी हटकर ये हो जाएगा 144 प्लस यक्स बटा के
144। ये कैसे आया? ये देखिए 144 प्लस x बटा 144 है। जब इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग से करड़ी हट जाएगी, बराबर 13 बटा 12 का भी वर्ग करेंगे क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं। तो 13 का वर्ग जब करेंगे तो ये आएगा 169 और 12 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 144। अब यहाँ से 144 से 144 कट जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? ये हो गया 169 माइनस 144। ये कैसे आया? ये 144 प्लस x बराबर 169 बचेगा। तो x बराबर 169 और इस 144 का हम लोग पक्षांतर कर दिए, तो पक्षांतर 144 प्लस में था, इसका पक्षांतर माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 169 में से जब हम लोग 144 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 25 आएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 25। 25 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं। अब 12 देखिए, 12 भी सेम वैसे ही सवाल है। वैसे कैसे है? ये दिया है कि यदि अंडर रूट 4 की पावर n बराबर 1024 है तो n का मान बताना है। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे बेटा? इसको हम लोग सबसे मतलब ये जो 1024 दिया है या 4 दिया है, इसको हम लोग सबसे छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे ताकि इसका फिर और टुकड़ा ना हो सके। जितना छोटा हो सकेगा उतना छोटा हम लोग लिखेंगे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? इस 4 को हम लोग, ये जो 4 है इसको हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये जो 4 है बेटा, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब होता है कि 2 गुणा 2, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, n का गुणा है तो n का गुणा कर देंगे, ये रूट में है तो रूट में लिख देंगे। अब ये जो 1024 है इसको भी हम लोग 2 की पावर में लिखेंगे। 2 की पावर में क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसका सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 2 की पावर 10 जब लोग करेंगे हम लोग तो ये 1024 आ जाएगा। कैसे आएगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये 1024 है, ये 1024 है। इसका जब आप लोग गुणनखंड करेंगे तो ये सबसे पहले 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, ये हो गया बेटा। फिर वापस से 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया के 6, 2 दूना के 4, फिर 16 बार में 32, 8 दूना के 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एक नम 2। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 का गुणा 10 बार जब हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? 1024। यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ डायरेक्ट कर दी थी कि 2 की पावर 10 यानी 1024 के स्थान पर मैं 2 की पावर 10 लिख दी थी। अब क्या करेंगे? अब मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें n हो, x हो, m हो, a हो, b हो, कुछ भी दिया हुआ हो, अगर उसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें सबसे पहले रूट हटाना होगा, क्योंकि जब तक रूट नहीं हटेगा बेटा हम लोग उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो अब 2 की पावर 2n है। अब इसको मतलब इसका जब हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हमें दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। वर्ग करेंगे तभी तो रूट हटेगा, ये करड़ी हटेगी। तो चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो जब वर्ग करेंगे तो ये 2 की पावर 2n है, 2 की पावर 2n बचेगा क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। बराबर कितना आ जाएगा? ये बेटा 2 की पावर 20 हो जाएगा। 20 कैसे हुआ? ये 2 की पावर 10 है, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्ग का मतलब होता है इसके स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो घात के ऊपर घात जब होता है तो घात का गुणा हो जाता है। तो 10 का गुणा जब 2 में होगा तो 10 दूना के 20, यानी 2 की पावर 20 हो जाएगा। वही चीज़ मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दी हूँ, 2 की पावर 20। अब यहाँ देखिए आधार में 2 बाएं पक्ष में भी है और आधार में 2 दाहिने पक्ष में भी है। दोनों पक्षों का आधार जब सेम है, समान है, तो हम लोग घात की तुलना कर देंगे। तो घात की तुलना कैसे करेंगे? ये हो गया 2n बराबर 20। दोनों पक्षों का आधार समान है, 2
बाएं साइड में भी है, 2 दाहिने साइड में भी है। तो दोनों पक्षों का आधार जब समान है तो हम लोग घात की तुलना कर देंगे। तो 2n बराबर 20 आ गया, यानी n बराबर कितना आ गया बेटा 10। ये 2 दहा में 20 कट गया, बचा कितना, n बराबर कितना आ गया 10। यानी n की वैल्यू हमसे पूछा है तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। 10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। 13 कह रहा है कि 4 मीटर और 3 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई होगी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यह प्रश्न बहुत कठिन है, लेकिन है बहुत आसान। कैसे? अब सबसे पहले क्या करिए, आप लोग एक आयत बना लीजिए। आयत बनाने से आप लोगों का प्रश्न ही एकदम सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है 4 मीटर और 3 मीटर, यानी ये हम लोग मान लिए 4 मीटर। पहले हम लोग ये ए मान लेते हैं, ये बी हो गया बेटा, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब कह रहा है कि 4 मीटर और 3 मीटर, ये ए बी 4 है तो बी सी 3 मीटर है। अब इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। विकर्ण क्या होता है, ये ए से सी तक की दूरी, यही हमारी विकर्ण हो जाती है। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब ये देखिए त्रिभुज ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए बी सी, बी 90 डिग्री है तो ए बी सी क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। बस समकोण हो गया तो कुछ करना है नहीं, सीधा सीधा आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा, कर्ण का वर्ग यानी ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ए बी का वर्ग, ए बी कितना है 4, तो डायरेक्ट 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, यानी बी सी का वर्ग कहता है, यही ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग हो गया। अब ए सी स्क्वायर बराबर कितना हुआ, ये 4 चौक के 16 प्लस 3 तियाँ के 9, यानी ए सी स्क्वायर बराबर 16, 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25। अब 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो ए सी बराबर कितना आ गया 5। देखिए कितना आसान सवाल था, इसमें कुछ है ही नहीं। ये देखिए 16 9 25 हो गया, 25 5 का वर्ग है, तो ए सी बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ये ए सी की लंबाई यानी विकर्ण की लंबाई हमसे पूछा है, तो ए सी विकर्ण है तो 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो गया। तो चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। अब 14 देखिए, 14 भी बहुत आसान है। इस प्रकार के प्रश्न आप लोग कई सारे हल कर चुके हैं। अगर आप लोग मेरी पुरानी प्रैक्टिस देख रहे होंगे, यानी जो पिछली क्लास हो चुकी है हम लोगों की बेटा, उसमें मैं आपको इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे करवा चुकी हूँ, ये ल स म स वाले। तो चलिए इस प्रश्न को भी कर लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 36 है। अब सबसे पहले हम वह संख्या ही मान लेते हैं कि एक ए है और दूसरी बी है, तो उसका योग 36 बता रहा है, यानी ए प्लस बी बराबर कितना बता रहा है 36। आगे कह रहा है कि इनका ल सा म स 105 और 3 है, तो हमें क्या बताना है, इनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो अब आप लोगों को एक सूत्र पता होगा, सूत्र कौन सा पता होगा बेटा, कि संख्याओं का ल स गुणा संख्याओं का म स। ये बहुत ही पुराना सूत्र है, इस सूत्र से आप सभी परिचित होंगे कि संख्याओं का ल स गुणे संख्याओं का म स बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। प्रश्न में हमें दिया है ल स कितना है 105 है, तो ल स के स्थान पर 105 गुणा म स कितना है 3 बराबर पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, 2 संख्या हम लोग ए और बी माने थे, तो ए बी हो गया। तो ए बी बराबर कितना आ गया बेटा, ये हो गया 5 तियाँ के 15, 3 एकम 3, यानी ए बी का मान हमारे पास आ गया 315। अब 315 आ गया तो यहाँ हमसे पूछा है कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। ये मैंने आपको बताया है कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे संख्या ए और बी दी हुई है, अगर इसका व्युत्क्रम पूछे तो ए का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a, और योग पूछा है तो प्लस लगाएंगे, और बी का व्युत्क्रम हो जाएगा बेटा 1/b।
बस अब इसको हल कर लेंगे। इसका एलसीएम आएगा ए बी। अब हर का भाग हर में ए से ए कटा, बी बचा, और प्लस बी से बी कटा, ए बचा। अब इसको बी प्लस ए पढ़िए या ए प्लस बी पढ़िए, बात एक ही है। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 36 है। तो 36 लिख देंगे बटा ए बी की वैल्यू कितनी है? 315। ये ए बी हम लोग अभी निकाले हैं, कितना आया है? 315। अब इसको काट पीट कर ले तो 3 एकन्नम 3, 3 दूना के 6, 3 एकन्नम 3, 0, 3 पचे 15, 12 बटा के कितना आ गया? 105। अब ये किससे कटेगा बेटा? वापस से 3 से काटते हैं। 3 चौके 12 और ये 3 तियाँ के 9, 1 बचा, 3 पचे 15, यानी आ गया कितना हमारा आंसर? 4 बटा के 35। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया? 4 बटा के 35। तो 4 बटा 35 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। 15 क्या कह रहा है? 15 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है। अनुपात बेटा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, अनुपात हमें यूनिट बताता है। दो संख्याएं मानेंगे, अगर हम दोनों संख्या मान रहे हैं तो बस उसी अनुपात के साथ यक्स चिपका दें, वही हमारी संख्या हो जाएगी। जैसे हमारी दोनों संख्याएं, ये जो दोनों संख्याएं हैं, तो पहली संख्या हमारी 4x हो जाएगी और दूसरी संख्या हमारी 7x हो जाएगी। अब आप लोगों को पता क्या होगा कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, वही हमारा मसा होता है। वही संख्याएं क्या होती हैं? हमारी मसा होती हैं। कैसे? अब ये देखिए, जैसे 4x और 7x में कॉमन क्या है? यक्स है, यानी यक्स जो है इस 4x और 7x में यक्स हमारा मसा होगा। तो अगर हम एग्जैक्ट संख्या निकालना चाहें तो एग्जैक्ट संख्या कैसे निकालेंगे? जैसे ये 4x है तो 4 गुणा यक्स हमारा मसा है, तो मसा हमें प्रश्न में कितना दिया है? 45। तो ये 4 गुणा के 45 जब आप लोग कर देंगे बेटा तो कितना आएगा? ये 180 आ जाएगा। ऐसे ही 7x बराबर कितना आएगा? 7 गुणा के 45। गुणा 45 कैसे आया? मसा हमें 45 दिया है और 4x और 7x में यक्स हमारा मसा है, जो कॉमन होता है वही हमारा मसा होता है। तो 7 में जब हम लोग 45 से भाग करेंगे तो 7 पच्चे 35, 7 चौक 28, 29, 30, 31, ये हो गया बेटा 315। यानी पहली संख्या हमारी आ गई 180, ये पहली संख्या, और दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई? 315। अब हम लोग फिर से वही सूत्र लगा देंगे कि क्या, कौन सा लगाएंगे? संख्याओं का लसा गुणे संख्याओं का मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। अब लसा हमसे पूछा है, तो लसा हमसे जब पूछा है तो हम लसा ऐसे ही लिख देंगे गुणे मसा। मसा हमें प्रश्न में दिया हुआ है 45, ये देखिए मसा 45 दिया हुआ है। अब पहली संख्या कितनी है बेटा? पहली संख्या 180 गुणा दूसरी संख्या कितनी है? 315। ये हम लोग अभी निकाले हैं। पहली संख्या 180 है, दूसरी संख्या 315 है। तो अब लसा बराबर कितना आ जाएगा? ये लसा बराबर कितना आ गया बेटा? ये हो गया 315 गुणा 180, ये यही वाली संख्या मैं लिख दी हूँ। 315 गुणा 180 बटा कितना आ जाएगा? ये 45। लसा के साथ 45 गुणे में है तो इसका पक्षांतर भाग हो जाएगा। अब ये देखिए 9 दूना के 18 और 9 पचे 45, 5 चौके 20। अब लसा बराबर कितना आ गया? ये हो गया बेटा 5 चौके 20 और 4 एकन्नम 4 2 6 और 4 तिया के 12, यानी लसा हमारा कितना आ गया? 1260। लसा हमसे पूछा है तो लसा आ गया 1260। 1260 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटा आज हम लोग 15 प्रश्न हल किए हैं। 15 में से आप लोग कमेंट करके बताइए कि अब आप लोग कितने प्रश्नों के जवाब सही दे पा रहे हैं। पहले की अपेक्षा कुछ सुधार हुआ है आप में या नहीं हुआ है? अभी भी आप लोगों को मैथ से डर लगता है या थोड़ा बहुत डर
कम हुआ। तो आप लोग ये सब चीज़ें बेटा कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करिए, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर ज़रूर किया करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि विनायक क्लासेस पे बेटा लगातार सभी क्लासेस चल रही हैं और सारी क्लासों के प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग क्लास को बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नई क्लास में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।